आज हम बात करेंगे पाठ नंबर 6 राजनीतिक संस्कृति। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है राजनीतिक संस्कृति से क्या आशय है। हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से क्या आशय है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसके सदस्यों का दृष्टिकोण तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था मतलब शासन हो गया। उस शासन के प्रति तो उस देश में रहने वाले जो उसके सदस्य हैं वो कैसा विचार रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, कैसी अभिवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शासन को जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही, उसे कैसा मान रही है। तो शासन के प्रति विचार, उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। आगे जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी है। आमंड और पावेल ने, अलग अलग व्यक्ति हैं, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसके सदस्यों की व्यक्तिगत अभिवृत्ति व उन्मुक्ताओं की शैली है। उन्मुक्ताओं की शैली का नाम ही राजनीतिक संस्कृति है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई भी शासन है, उस शासन के प्रति वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो उस देश के जो सदस्य हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति शासन को कैसा मानता है, उसके प्रति अपना कैसा दृष्टिकोण रखता है, कैसे विचार रखता है, उनकी जो शैली है, उसका जो तरीका है, उसी को कहा गया है राजनीतिक संस्कृति। तो परिभाषा आपको याद रखनी है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व बताइए। तो कई तत्व दे रखे हैं, आपको कोई 2 तत्व याद रखने हैं कि ऐसी चीज़ें आप बताइए जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है, उसका निर्माण होता है। एक तो हम ले सकते हैं इसमें इतिहास, कि राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण लोगों की सोच किस पर डिसाइड करेगी। तो लोगों की सोच डिसाइड करेगी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या वहाँ पर लोकतंत्र है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो इतिहास, और दूसरा अगर हम इसमें लें तो भौगोलिक परिस्थिति को ले सकते हैं कि उस देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। अगर देश में संसाधन ज़्यादा हैं तो वहाँ पर जनता संतुष्ट रहेगी शासन से, अन्यथा वहाँ पर समस्याएं आएंगी। जनसंख्या ज़्यादा है तो जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कोई भी 2 बिंदु आपको याद रखने हैं, इतिहास और भौगोलिक परिस्थितियाँ, इनके आधार पर व्यक्तियों की सोच बदलती है, राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि राजनीतिक संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। कि राजनीतिक संस्कृति की भी कई विशेषताएं आपके कोर्स में दे रखी हैं, जिनमें से हमें छोटे क्वेश्चन के लिए 2 विशेषताएं याद रखनी है। तो राजनीतिक संस्कृति है कैसी, हम व्यक्ति को देख करके उसके विचारों को जान सकते हैं क्या, नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब अमूर्त स्वरूप होता है। व्यक्ति को देख करके हम उसके विचारों को नहीं देख सकते
कि व्यक्ति कैसी राय रखता है हमारे प्रति, शासन के प्रति, इसलिए अमूर्त धारणा हो गई, अमूर्त स्वरूप हो गया। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति परिवर्तनशील है, उसमें गतिशीलता है, निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। जैसे हमारे जैसे विचार हैं, ठीक है, हमारी जो संतान है उसके विचारों पर भी हमारे विचारों का प्रभाव पड़ेगा, तो गतिशील है। ऐसा नहीं कि हमारे विचार है और हमारी आने वाली संतान या पीढ़ी जो है उनके कोई विचार ही नहीं हो, तो गतिशीलता होती है। तो दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, कि 5 देशों में जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसका अध्ययन किया गया कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो ये जो पुस्तक थी वो कब और किसने लिखी? तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण विचार देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आमंड। आमंड के साथ सिडनी वर्बा। तो आमंड के साथ सिडनी वर्बा जो हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1963 में, और 5 देशों का अध्ययन करके उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि कहीं पर शासन स्थायी है, कहीं पर शासन स्थायी नहीं है, तो कौन कौन से कारण हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति के कोई 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक संस्कृति को मोटे रूप से 2 भागों में हम बांटते हैं, 2 प्रकारों में हम बांटते हैं। पहला जो प्रकार हम लेते हैं वो आता है अभिजन संस्कृति, अभिजन संस्कृति, और दूसरा आता है जनसाधारण की संस्कृति। जनसाधारण की संस्कृति। अभिजन संस्कृति से अभिप्राय है कि शासन की शक्ति जिसमें विद्यमान होती है वो अभिजन संस्कृति में आते हैं, और शासन की शक्ति जिसमें विद्यमान नहीं होती वो जनसाधारण की संस्कृति में आते हैं। तो 2 प्रकार हो गए। फिर अगला क्वेश्चन अपना है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? तो एक तो 5वें क्वेश्चन में बात आ गई थी, वही आप लिख सकते हो। आमंड है, पावेल है, सिडनी वर्बा है। तो कोई भी 2 विचारक आपको याद रखने, सिडनी वर्बा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, विचारक हैं, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो एलन बाल की राजनीतिक संस्कृति पर लिखी हुई पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, तो आधुनिक राजनीति, आधुनिक राजनीति व सरकार। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी राजनीतिक संस्कृति पर। और आज के लिए अंतिम जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक संस्कृति के कोई 2 लाभ। क्या कि राजनीतिक संस्कृति की जरूरत क्यों है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहले देखो, शासन का सिर्फ और सिर्फ औपचारिक अध्ययन होता था। कौन सा अध्ययन होता था? औपचारिक अध्ययन। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे राज्य है, सरकार है, इन चीज़ों का अध्ययन होता था। सरकार के कितने रूप हैं, तो ये औपचारिक अध्ययन होता था पहले। अब औपचारिक अध्ययन के साथ अन्य तत्वों का अध्ययन, जैसे लोगों की संस्कृति कैसी है, ठीक है, इसका अध्ययन पहले शासन के साथ नहीं होता था। लोगों की संस्कृति को शासन के साथ नहीं जोड़ा जाता था, तो सरकार के साथ साथ अन्य तत्वों का भी अध्ययन होने लग गया कि आखिर सरकार स्थायी है तो क्यों है, वो कौन कौन से तत्व हैं जिसके कारण सरकार को स्थायित्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हमें क्या हो सकता है राजनीतिक संस्कृति का? तो दूसरा फायदा ये है कि शासन के स्थायित्व, कि शासन स्थायी है या नहीं है, तो शासन के स्थायित्व का इससे क्या हो जाता है निर्धारण, कि राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से अगर जनता सरकार को पसंद कर रही है तो शासन का निर्धारण होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है उसे, ठीक है। तो शासन लंबे समय तक काम कर पा रहा है, इसका मतलब जनता
संतुष्ट है, जनता सरकार के कार्यों को अच्छा मानती है, इसलिए आगामी चुनाव में वोट मिल जाते हैं। तो शासन के स्थायित्व का इससे निर्धारण होता है। तो ये हो गए इसके 2 लाभ। तो आज हमने पढ़ा पार्ट नंबर 6। अगले हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता की, तो आप उसको तैयार कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।